माय यूट्यूब चैनल सोशल पे वोकल। मेरा नाम है सुजाता और आपका सबका स्वागत करती हूँ एक और एपिसोड शी लीड्स के एक और एपिसोड में। और आज मेरे साथ हैं एकता विवेक वर्मा। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका काम उतना ही कठिन है पर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। तो आइए चलिए मिलते हैं। हेलो एकता जी, वेलकम टू शी लीड्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच हाँ बोलने के लिए कि मैं आ सकती हूँ और आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। मैंने कब से ये सोच रखा था कि कभी ना कभी तो, क्योंकि हमारी फ़ोन पे बात हुई है राइट। और मैंने ये कब से सोचा हुआ था कि कभी तो आपसे मिलना है, बात करनी है बैठ के पूरा एक, और अगर हो सके तो उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। यू आर वेरी वेलकम एंड ग्लैड टू बी लेंडिंग माई वॉइस टू योर चैनल। शुरू करने से पहले बता दूं, एकता जी काम करती हैं जेंडर बायस वायलेंस को लेकर। शी इज़ अ स्पेशलिस्ट एंड अ ट्रेनर। ये कॉरपोरेट्स को हेल्प करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। शी इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड पॉश प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल फॉर स्टार्टअप्स, फॉर कॉरपोरेट्स एंड स्टार्टअप्स। एंड इंटरनल कमिटी मेंबर हैं, जो कि इंटरनल कमिटीज़ काम करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट या फिर ऐसे किसी भी ग्रीवेंसेस को लेके उनकी मेंबर हैं। खुद एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं एंड डेफिनेटली आप जान ही चुके होंगे अब तक कि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं एकता जी। तो हम शुरू करते हैं। श्योर। सबसे पहले तो आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं, क्योंकि हम मुझे तो पता है, सबको पता चलना चाहिए कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपकी खुद एक, जो आपकी लाइफ में इंस्टेंसेस हुई हैं उसका ही एक पूरा निचोड़ है ये पूरा ड्राइविंग फोर्स। एग्जैक्टली। तो आई आई हैव ग्रोन अप इन लखनऊ। लखनऊ छोटा टाउन है और हम सिटी के पुराने हिस्से में रहते थे, ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं। एंड प्रिटी मच ओल्ड सिटी में जैसे होता है कि लड़कियों को कहीं पर खेलने की जगह नहीं होती है, कुछ अलाउड नहीं होता है, हम लोग ज़्यादा आना आना जाना नहीं कर सकते थे, रिस्ट्रिक्टेड टू गोइंग टू रिलेटिव्स होम्स। हमारी टाइमिंग्स होती थी, ये होता था 7 बजे से पहले घर पहुंच जाओ। इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी लाइफ में शुरू से ही रही हैं। बट लखनऊ से पहले आई हैव लिव्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स in Nigeria, where Okay. I have grown up. Now, when I was growing up in Nigeria, I used to be out the whole day, भागना दौड़ना, लड़कों से लड़ाई झगड़े, फुटबॉल खेलना, इस तरह का पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी रहती थी। आई ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ नाइजीरियन चिल्ड्रन। और एकदम से जब हम इंडिया मूव किए तो बिल्कुल माहौल कॉन्ट्रास्ट हो गया। राइट। जहाँ पर एक जगह पे मैं बिल्कुल पूरा दिन घर के बाहर ही रहती थी, मेरी मम्मी को लिटरली मुझे आवाज़ दे दे के बार बार बुलाना पड़ता था, वहाँ पर एकदम से आई केम टू अ प्लेस जहाँ पर निकलने की जगह भी नहीं थी। एक्चुअली हमारी गली में खेलने की जगह भी नहीं थी, तो लड़कियों को मना था क्योंकि लड़के क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर, और क्योंकि लड़कों को वो जगह चाहिए थी तो लड़कियों को वो टाइम देखना पड़ता था जब लड़के नहीं खेलते थे। तो लड़के जब गली खाली करते थे तब लड़कियों को मौका मिलता था जाकर के खेलने के लिए। तो इस तरीके से कुछ बचपन निकला। बहुत ही कंजर्वेटिव बिजनेस कम्युनिटी है हमारी। तो ये कौन से एज में यू केम बैक टू इंडिया? I was almost 12 when we came back to India. Okay. And I joined a new school, which was an all-girls school. Again, a contrast from what I had in Nigeria. I was in a co-education school. So coming to an all-girls school was also sort of a culture shock for me. क्योंकि उसके बाद मेरे स्कूल में socials होते थे। Socials जाने के लिए परमिशन चाहिए होती थी मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए। These were all very new things for me. एंड द फैक्ट कि लड़कों को प्रोमिनेंस मिलती है और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम घर पे बैठो, दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी उसमें बिलीव नहीं किया और कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस जगह पे रह रहे थे, दे डिड नॉट हैव एन ऑप्शन। अगर वो मुझे कुछ डिफरेंटली ट्रीट करते तो बहुत डिफरेंट होता। जैसा देश वैसा भेस। करेक्ट। तो थोड़ा मिनी स्कर्ट्स वगैरह, मैं मतलब आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट व्हाट आई वाज वेयरिंग व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। बट एज सून एज आई टच 13, स्कर्ट्स मना हो गई। एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग बड़ी हो गई है, अब सलवार सूट पहनाओ इसको। जीन्स वगैरह उस वक्त होती नहीं थी। तो लॉट ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग एज अ चाइल्ड देयर, यहाँ आके सब कुछ एकदम से बदल गया मेरे लिए। तो कल्चरली काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए ये सब।
And if you ask me, in my community, till date, I still don't fit in. I'm still the square peg in the round hole of the entire community, for that matter. And I always was, I guess, in that Right. way, you know, from coming from a very open environment to suddenly a place which, you know, was closed completely. And till date, you know, you may not know this, I have a phobia of opening up the balcony का door या windows and things like that, because हमें हमेशा ये कहा जाता था खिड़की बंद करो, Okay. खिड़की बंद करके रखो, हाँ. और लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने हाँ. दिया. तो आज भी when I'm alone, I don't open the windows वो because I'm चीज रह scared. गई वो है चीज अंदर. रह गई अंदर. So I mean, it's not like I'm very courageous otherwise, but you know, somewhere these things stay back with Right, you, you know, right, whatever right. conditioning you've come across. Right. And so my attempt is that, you know, ये चीज़ किसी को फेस ना करनी पड़े. क्यों? लड़कियों के पास भी खेलने की जगह होनी चाहिए. Right. Timing should not be a problem. Of course, all of this is my learning because I've seen Right. both sides of the coin. राइट राइट जैसे कि आप बता रही थी कि जो भी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है उनको आप एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो जो काफ़ी टाइम से हैव नॉट बीन वर्किंग you also try to help them to go back to their working this thing. तो वो कैसे because I have been working continuously, but still so many questions are asked in an HR interview. आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया. अगर मैं similarities भी दिखाना चाहूँ तो उसको भी similarities ना मान के नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं होता है वैसा होता है. और एक इंसान जो अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकला है ऑलरेडी उसका पूरा मोरल स्टेमिना ही गिरा हुआ है. दूसरा अगर हम देख लें कि किसी ने एक टाइम पे में भी प्रेगनेंसी के टाइम जॉब छोड़ दी, नाउ शी वांट्स टू कम बैक अगेन, एक बहुत ह्यूज वो आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है जब उन्होंने जॉब छोड़ा होगा और अब जो मार्केट में चल रहा है उसमें. वो कैसे उनमें आप you give that boost ki you can come back to job and you can do what you want to do. Right. So I'll answer this question in two ways. पहला तो HR perspective. सबसे पहले तो हमारे यहाँ organizations, again if you see there are larger number of men in all the power structures everywhere in Right. most organizations. As you go up the ladder, the number of women is reducing. This is common knowledge. ये कुछ ऐसा नहीं है. So there are two aspects to this whole situation. पहली बात तो diversity and inclusion in teams जो होती है, आपको पहले देखना चाहिए कि diversity and inclusion में जो लोग काम करते हैं, are they fully sensitized people? When you meet people from diversity and inclusion teams, you know, we have had questions like, अच्छा क्या डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट करती है, अच्छा क्या कितनी तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी वेरी माइंडफुल of the kind of people they are employing in diversity and inclusion teams. What we have started doing is we reach out to these teams, we tell them that this is a domestic violence survivor, she has breaks in her resume, she does not have consistent experience. बहुत सारी problems होती हैं, consistent experience नहीं होगा, breaks होंगे resume में, and then we talk to them and we say अब इसको आप या तो suggest करिए कि क्या upskilling चाहिए इसको, या तो आप ये बताइए कि are you willing to hire someone like this. So we have realized that a lot of women, of course not very highly qualified ones, but जिनका graduation या कुछ साल का work experience होता है या they've left a job for a long time, they do get recruited into administrative positions, they do get recruited into positions which are not very high paying. But again ये personal capability के ऊपर भी होती है. So for most candidates who approach us, हमें पहले तो ये बताना पड़ता है कि please create your resume. मेरा favorite resume Elon Musk का है. It's a beautiful resume. अगर आप उसको देखिए तो it's a very beautifully structured. एंड जब आप उसके बेसिस पर अपना रिज्यूमे एक कवर नोट क्रिएट करते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि अरे यू नो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड फोकस ऑन. देन वी टेल देम, वी हेल्प वुमेन अपस्किल. Actually I shouldn't be using the word women, so we help survivors upskill, we help survivors get back into the workforce by negotiating with diversity and inclusion teams. Some teams are sensitized, some teams are not, but ओवरऑल अगर आप देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज यू गो हायर अप द लैडर
you will realize that the number of women are reducing. right. लीडरशिप रोल्स में औरतें कम है, ये तो Right. कॉमन नॉलेज है, इसमें कोई ऐसी कोई इक्की दुक्की ही कंपनीज हैं जहाँ पे सीईओ पोजीशन में आप औरत को देख सकते हो. राइट. और मेरा मानना ये है कि वेदर इट इज वुमेन इन डिस्ट्रेस और एनी सॉर्ट ऑफ वुमेन, औरतों के डिसीजंस औरतों को ही लेने चाहिए. राइट. सो सपोज यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर प्रोवाइडिंग यू नो लाइक अ स्मॉल नर्सरी फॉर वुमेन टू लीव देयर चिल्ड्रन एंड कम. So those are very small things that you can do. You can sensitize your diversity and inclusion teams. Right. You can reach out to people like us. हम हमेशा आपके पास क्यों आए? आप corporates हैं, आपकी भी responsibility है change करने की. You have CSR budgets. You reach out to us. Right. We'll be happy. In fact, recently a large corporate reached out to us. We submitted a small skilling proposal to them. We said हम 20 लोगों को skill करके आपको देंगे. Right. So it doesn't have to be happen in large numbers. एंड देन जब आप उसको रिक्रूट करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है, आप उसको रिक्रूट करते हैं, द वुमन गेट्स अ चांस टू एड टू द इकोनॉमी. नॉट ओनली इज शी अर्निंग फॉर हरसेल्फ, शी इज एडिंग टू द इकोनॉमी. राइट. सो आप इफ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस, इट इज रनिंग इन बिलियंस. इट इज ऑलमोस्ट यू नो, सो हमारा जीडीपी जो है वो लोअर होता है. You know, I have the exact statistics somewhere with me, but our GDP is lowered when women don't contribute to the workforce. Okay. So for the betterment of any country, and if you look at, you know, the colder countries, you will see that Nordic countries, women are given equivalent status और उनका GDP higher है. Right? There is a 2% growth in their GDP. वैसे ही हमें इंडिया में सोच बदलने की ज़रूरत है. थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि it's not only women in distress. Overall, when we have women making decisions for women, they are more likely to be better decisions. Right. You know, whether it's in politics, we don't have equal representation. Right. I mean, I'm all over the place with this answer, but it all comes from the basic understanding that marriage is not the only thing. It's not the coveted trophy. Right. वो trophy बहुत लोग औरतों को मिल भी जाती है और वो वापस भी करनी पड़ जाती है उनको. So marriage is not a coveted trophy. Every woman should have a career. Every woman should have a means of earning. And जिनके पास नहीं है, they should focus on their skill building and they should reach out to organizations like us. We are more than happy to support whoever reaches out to us as well. जब मैं भी सर्वाइवर वर्ड ही यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि सर्वाइवर कुड बी अ मैन, कुड बी अ वुमन. राइट. जब हम सर्वाइवर्स की बात करते हैं, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस को पता चलता है कि दैट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू समथिंग, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस और फॉर अ मैन मे बी अ डाउरी केस और डिवोर्स केस और समथिंग, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी पीछे इसलिए भी हट जाते हैं क्योंकि जेन्युइनली कुछ ना कुछ बैगेज तो रहता ही है. और ऑर्गेनाइजेशंस अपना लॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आएंगे महीने में 3-4 तो छुट्टियां ही रहीं, ये हो गया वो हो गया, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए, बोथ फ्रॉम द सर्वाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अ ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वी आर अज्यूमिंग दैट ओनली सर्वाइवर्स गो टू वर्क एट ऑर्गेनाइजेशंस. अब्यूजर्स ऑल्सो गो टू वर्क एट ऑर्गेनाइजेशंस. हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हर कोई जो आ रहा है काम करने वो सर्वाइवर है? राइट. When you talk about organizations, domestic violence abusers walk the halls of your organization every single day. In fact, just before you came for the interview, I had a call with somebody whose husband was in the software industry. So abusers की कमी नहीं है, हर जगह है abusers. So हमने शायद एक छवि बना ली है कि सर्वाइवर ही है. राइट. ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, शराब पीने वाला वही अब्यूज़र है. सो व्हाट वी टेल ऑर्गेनाइजेशंस प्रिटी मच इज कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस, ठीक है, आप चाहते हैं अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना, सो हैविंग अ डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ ऑप्शन, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंपल्शन, बिकॉज the abuser also comes to work and the abused also comes to work. ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. अगर थ्रू ऑफिस गॉसिप या फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज आई एम अ मैनेजर और मुझे पता चलता है कि वन ऑफ माई एम्प्लॉई इज़ एन अब्यूज़र, मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ? क्या मैं उसको निकाल दूँ नौकरी से? बट मे बी दैट पर्सन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैलेंट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, और वो घर में क्या करता है उससे तो
ऑफिस के इनकम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, तो ये हमें सबसे पहले तो ये सोच चेंज करनी पड़ेगी. हाँ. If an abusive person comes to work, the guarantee is that they are not only abusing somebody at home, they are also a very toxic colleague. Okay. They would be having traits which are making them abusive, right? Okay. तो जब आप किसी को देखें, ऑफिस में हम अक्सर जाते हैं, there are some colleagues who are very toxic, जिनके पास भी खड़े होना हमें अच्छा नहीं लगता है, because they talk very rudely, they boss around, so on and so forth. Right. If you go and look into their backgrounds, you will see that a lot of these people are abusers within their homes, you know. Abuser does not mean there is only physical violence कि वो जाके मारेगा अपने spouse को. It also means that they could be emotionally very abusive, verbally very abusive. Right. So first of all तो ये सोच हटानी है कि ये घर का मामला है. No, abuse is a crime. It's किसी की ह्यूमन राइट्स का हनन है, ये किसी की ह्यूमन राइट्स को खत्म कर रहा है अब्यूज, राइट. तो सबसे पहले इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट थॉट प्रोसेस, दैट सेंसिटाइजेशन हैज टू हैपन. जब डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर has a domestic violence policy. They are leaders in the world. If an organization of that stature has, I'm sure a lot of other organizations should also come forward. We are helping organizations. We are in talks with a few organizations. Of course, we haven't got any approvals yet, but we are trying to get organizations to implement the policy. Now I'll explain why a policy is necessary. Policy इसलिए necessary है कि अगर कोई आपको पता चलता है abuser है, जो आपका question था, तो उसका मैनेजर उसको एस्केलेट कर सकता है. It could turn out that this person is suffering from a mental health issue. It could be a person with a personality disorder, or it could be someone who's grown up in a socially violent background. उसको पता ही नहीं है कि this is acceptable behavior, this is not acceptable behavior. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर पता चले कि कोई abuser है तो आपको उसको नौकरी से निकालना है. You can send that person for counseling. You can intervene. बहुत सारे केसेस में when the survivor comes to us, sometimes we reach out to companies and we say कि आप इनको मेंटेनेंस, इनकी सैलरी से ही थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए. तो अब्यूजर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि प्यूनिटिव हो हर चीज़. You know, just because someone is an abuser does not mean it has to be punitive in nature. We can look at how to work with that person to improve those abusive traits. But that pressure from an organization forces people to think. मैं अपने घर में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? मैं अपने घर में किसी के साथ वर्बली कुछ भी कर रहा हूँ, बट व्हेन माय ऑर्गेनाइजेशन गेट्स टू नो, यूजुअली आई एम नॉट वर्बली अब्यूजिव टू माय बॉस, राइट? आई नो कि बॉस अगर गाली दे रहा है तो खा लेनी चाहिए, बट मैं वही गुस्सा जाके घर पे निकाल देता हूँ. So it's not that I am choosing to do this, right? But it's not that I cannot change. So I think when we talk about organizations and abusers per se, we don't talk about punitive actions. We talk about rehabilitative actions. आप उसको लीजिए, उसको 6 महीने आप डालिए एक intervention. Put that person in a better intervention program. Let them work on themselves. Let them realize this is not the right way. You cannot do this. Now, if a child has grown up watching abuse, उसके लिए तो वही abuse normal है. उसको पता ही नहीं ना कि दुनिया में दूसरे घरों में लोग इस तरह से behave नहीं करते हैं. जब आप उसको better intervention program के लिए भेजोगे तो उसको समझ में आ जाएगा. You have employee assistance programs. You have counselors on board. Big organizations all have the responsibility. And if a survivor comes to you, और वो हफ्ते में 3 दिन छुट्टी ले रही है, वो क्यों छुट्टी ले रही? क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है. किसी दिन सो अब्यूज टिपिकली ऐसे होता है कि आपने डोमेस्टिक हेल्प को घर से निकाल दिया. नाउ शी इज स्ट्रगलिंग टू टेक केयर ऑफ द किड्स, शी इज स्ट्रगलिंग. सो फॉर हर यू हैव टू आस्क हर व्हाट इज इट यू नीड, हाउ डू वी स्ट्रक्चर योर लीव्स. अगर आपको उसको एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ती है तो आप दे दीजिए उसको एक्स्ट्रा छुट्टी. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज अराउंड इट. बट इज इट फेयर टू अदर एम्प्लॉइज? Everybody is not being abused, right? So see, if it is like why is diversity and inclusion existing? Is it fair to other employees that people with disabilities
are being हाँ, hired. No, हाँ, it's not, right? right. I mean, if you look at it like that. हाँ, So the whole purpose of diversity and inclusion teams within organizations, and we want domestic violence survivors to be part of this diversity and inclusion. When people with disabilities are, when members of the LGBTQ community are, why not domestic violence Right, survivors? right. Why not people who face violence? Right. Right? We want people to understand कि ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है. इट्स नॉट कि अब्यूजर आया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जो सर्वाइवर है उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया नौकरी से. देयर आर लॉट ऑफ इन बिटवीन rehabilitative actions that can happen. If an employee of yours is a good contributor and that person is facing violence at home, you can take them out to a safer location. Organizations के पास guest houses होते हैं. They only keep it for people who travel. Right. Open up a guest house for that person for the next 4 days, 5 days. Let them figure out their life. Get employee assistance programs. Get counseling for them. You know, reach out to the authorities. Help them file cases. बहुत सिंपल चीजें करने की जरूरत है. Everything is not punitive in nature. Whether it is, and especially for the abuser, we want abusers to come forward and say, I have a problem, I want to work on it. Marriage is a very beautiful institution, and we don't want to trash the institution of marriage. Culturally, as Indians also, we believe कि marriage is a beautiful institution. But वो institution कैसे रहेगा अगर हम ग्राउंड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है. राइट. लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इनिंग्स इन लाइफ, सेकेंड मैरिजेस. थोड़ा सा तो आप पहले अपनी स्टोरी पे थोड़ा लाइट डालिए, तभी लोगों को समझ आएगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. All right. So for those of us who don't know our story, quite a lot of people do actually. I met Vivek on Shaadi.com, and this was in the year 2012. Actually 2012 we got married. 2011 देखिए अब dates भी हो गई हैं. Vivek was previously married, and his first wife was very unwell, and after she passed away, they had together adopted both our daughters. And after she passed away, obviously he thought that I can't take care of such young kids, and the thought of remarriage of course occurred. And for me this was also my second marriage. Very few people know this, but I was very young when I got married, and I got divorced after that. So I lived for many years as a single person, and at the age of, I was 37 when I met Vivek, and we got married, and we had both our children. So one day I was footloose and fancy free, and the next day I was the mother of 2 children. So ये हमारी story है. Both our daughters are beautiful girls. The elder one is doing her masters, and the younger one is now in 11th grade. And it's not been an easy journey. It has been difficult. It hasn't been easy for either one of us. But I think ultimately हम चारों का aim यही था कि we have to build a family together. Right. And we did take a second chance, and let me tell you, I'm glad that I took a second chance, because marriage is a very beautiful institution if you are married to someone who thinks of you as an equal, who gives you respect, who gives you honesty. So वो सारी चीज़ें जब exist करती हैं एक marriage में, mutual होता है, right? Then that is where a marriage is a beautiful institution. So we very much as a family believe in the institution of marriage. We just don't believe in oppressive and bad marriages. Right. That's it. And अगर career women career की बात करें तो मैंने एक चीज़ देखी है कि men are more sure. अब मैं नहीं कह सकती कि they are sure or not, but मैंने ये देखा है कि they don't dabble between different professions a lot as we women do. एक तो आप जब यंग होते हैं, आप एक कोर्स करके निकलते हैं, तब हर कोई थोड़ा अनसर्टेन रहता है कि लाइफ में क्या कर सकते हैं. उसके बाद शादी होने के बाद, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां लेनी है, तो थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया. फिर एक टाइम के बाद महसूस हुआ कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई एम बेटर इन दिस एंगल. तो औरतें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं मर्दों के कंपैरिजन, और उसकी वजह से उनका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है. एंड हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड वी नो पे का है ही डिसबैलेंस है, तो फिर वो और ज़्यादा गैप बढ़ जाता है. तो उसको हम कैसे वी मेक श्योर दैट, हाउ इज इट दैट द मेन आर वेरी श्योर कि मुझे यही करना है एंड वी आर नॉट.
राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देर आर एनफ मेन हु डैबल इन मल्टीपल थिंग्स. सो Right. देर आर नो per se statistics, but even if we were to go with what you are saying and say that it is right, men switch careers, so हमारे परिवारों में we think about patriarchy only from the women's point of view. Now how does this affect men? जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके माँ बाप उसके ऊपर पूरा बोझ डाल देते हैं. Right. तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे लाडले हो, तुम मेरे श्रवण कुमार हो, तुम्ही को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है. So men are not given a choice. Right. They don't get to choose कि मैं अगर करियर, मान लीजिए कि मैं करियर नहीं बनाना चाहता किसी चीज़ में, मेरे पास एज अ मैन वो चॉइस है ही नहीं कि आई हैव टू हैव अ करियर, आई हैव टू. So if something happens to the family, if I allow my wife to go out and earn, most likely the family is going to come and taunt me कि अरे बीवी से काम कराता है, तू कैसा आदमी है. You know, so there is a flip side to patriarchy for men as well. Right. जब आप वो पावर स्ट्रक्चर्स परपेचुएट करते हैं सोसाइटी में, तो वो आपको भी इम्पैक्ट करता है. आपके ऊपर सारा बोझ आ जाता है. ये अज्यूम किया जाता और है ये कि मेंटली भी बहुत इफेक्ट करता है. yes, men you know, of course emotional men are completely looked down upon. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब फॉर्म करती हैं that part of the same conditioning that we are talking about. And it's not that women, it's just that women sometimes in some relationships have more choices. आप ज़्यादा चीज़ें इसलिए कर पाती हैं क्योंकि you know कि मेरा हस्बैंड मुझे पीछे से सपोर्ट करा है. And today I am also in the same situation. I know that I can do what I'm doing at Invisible Scars because I don't have to worry about मैं कल क्या खाऊंगी. Right? So I can dabble in multiple things. So it may look like I'm dabbling in a lot of things, and you know, women you know, are very multitasking and things like that, but it is also an outcome of the fact that men don't have a choice. So even if we were to assume that what you are saying, there is some fact to it, this would probably be the right reason. Also, I'll tell you where this question came from. I remember एक तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को मैंने देखा ही है, कुछ थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि दिल्ली से जब हैदराबाद शिफ्ट हुए तो मुझे भी बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ी. उसके अलावा जैसे दिल्ली में ही मैंने देखा कि क्योंकि जॉब छोड़ दिया, अब घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं. थोड़े दिन ब्लॉगिंग कर ली, पर ब्लॉगिंग भी कोई आसान काम नहीं है. वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो थोड़ा योगा सीख लिया, ये कर लिया. एंड आई हैव हर्ड विमेन सेइंग कि ना, अरे मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, पर वो मेरा करियर है, मेरा पैशन क्या है, मुझे नहीं लगता मेरा कुछ है. करेक्ट. सो पहली बात तो औरतों को यही सिखाया जाता है कि अल्टीमेटली तो तुमको शादी करनी है. राइट. आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस. मुझे ये कहा गया था कि बेटा पढ़ाई लिखाई चाहे जो करना है, चाहे जो भी लाइफ में करना, अल्टीमेटली तो शादी ही करनी है. राइट. तो मेरे दिमाग में बचपन से यही था कि अल्टीमेटली तो शादी ही करनी है. राइट. तो मैं इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ अपने करियर के ऊपर. राइट. एंड ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, but still today a lot of women have the option, we have the option of doing multiple things. Right. क्योंकि हमें लगता है अरे अल्टीमेटली तो मेरी शादी हो ही जाएगी, घर का सहारा कमाने खाने वाला तो मेरा पति कमाने ही की होगा, जिम्मेदारी मेरी नहीं है. राइट. दैट इज नॉट अ फेयर थिंग. इट इज अनफेयर टू मेन ऑल्सो. एंड आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दैट इन अ रिलेशनशिप. अब आज के ज़माने में you need two people to be earning for a household to have a decent lifestyle. And वो चीज़ें अब हमें अपने बच्चों में, मैंने अपने बच्चों से कहा है कि you know, whether you like to get married or not, it is completely your choice. There is no compulsion that you have to get married to anybody or you have to do anything का कोई compulsion नहीं. आपको करनी है, ये आपकी चॉइस है. किससे करनी है आपकी चॉइस है. उसका जेंडर क्या है ये आपकी चॉइस है. उसमें से कोई चीज़ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. हमारा सिर्फ एक और एक आपके लिए एम है कि यू शुड सेटल योर सेल्फ इन योर करियर एंड हैव अ वॉइस ऑफ योर ओन. करियर सेटल्ड होगा, आपके पास कुछ अच्छी पोजीशन होगी, तभी आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे, नहीं तो कोई क्यों सुनेगा आपको. राइट. So that is the only, so it comes down to the fact that individual change has to continue to happen. Right. People have to continue to bring that change. Right. And please, for all the women and young girls who would be watching this interview, क्या message देना चाहेंगी वो उनको? Only one thing, focus on your career, focus on building your career, focus on
investing your money and building wealth for yourself. Focus on having a voice, and most importantly, don't pull down another woman. सबसे बड़ा क्राइम है if you are a woman and you are pulling down another woman out of jealousy, out of anything. If you don't like a woman, आप कहीं किसी जगह उसको encounter करती हैं and you don't like her, take a step back and think for 2 minutes before pulling her down or saying anything nasty about her. Think for a minute. So for women, if you become empowered, if you start earning well, if you start occupying corridors of power, you will eventually do whatever it is that you want to do. You will Right. achieve equality. Right. And सबसे बड़ा crime है to pull down another woman. No Right. matter what she does, please don't pull down another woman. Take a moment to think of why she would have done something. What would you have done if you were in her situation? तो ये बहुत थॉट प्रोसेस, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है. सो टू ऑल women and young girls, please be mindful. Don't be jealous because she's stolen your boyfriend. Really, that guy may just be a crappy fellow, Right. for all you know. So And trust me, we all have gone through it. gone through it, right? So usually you realize that whatever you lost was for the better. My message to everybody is that all women, in fact, is that support each other and अपने लिए wealth बनाओ, अपनी आवाज़ बढ़ाओ. Be somebody that someone wants to listen to. Right. Thank you so much, एकता जी, हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for watching this episode. I'm sure कि आपने एकता जी की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा. And please subscribe to my channel Social पे Vocal, ताकि She Leads जैसे और भी shows मैं आपके सामने ला सकूं और ये conversations और interesting बना सकूं. Thank you.